शादी के बाद मैं और मेरे शौहर अकेले ही घर रहते थे। इनकी एक ही बहन थी जो 15 बरस की उम्र में वफात पा चुकी थी। एक रोज एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नंद को क्या हुआ था? मैंने कहा, जी, इसकी बुखार से वफात हुई थी। वो औरत कहने लगी, अरे नहीं, इस राज से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि इससे गुस्ल मैंने ही दिया था और मुझे ये राज किसी को बताने से मना किया गया था। इस बच्चे को गुस्ल देते वक्त ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी जिंदगी के मुतालिक है, मैं इन्हीं की जुबानी बयान कर रही हूँ। आप भी अपनी जिंदगी की हकीकी जिंदगी से मुतल्लक हमें कहानी भेज सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारा गांव शुमाली इलाका जात की तरफ एक पहाड़ी इलाके में था। इन पहाड़ों के साए पत्थरों से बने घरों को सरसब्ज हरियाली बख्शते थे और घने दरख्तों ने चारों तरफ से अपनी आगोश में ले रखा था। हमारे घरों से करीबी घाटी के निशेबों में तंदो-तेज नाले का ठंडा शफाफ पानी किसी बफरे हुए असदे की मान फंकारता हुआ बहता था। ये एक ऐसा पुरफजा मकाम था कि जिसको जन्नत नज़ीर कहा जाए तो बेजा ना होगा। मालूम नहीं कि इस जन्नत नज़ीर वादी पर किसी दिन अचानक क़यामत सुगरा टूट पड़ेगी। गांव वाले एक सुबह सोकर उठे तो आधा गांव पहाड़ से टूटकर बरसने वाले भारी पत्थरों तले दब चुका था। जो चंद घराने इस बुरी घड़ी के वार से बच गए थे, इनमें से एक हमारा घर भी था। इस छोटे से गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार थे। लिहाजा जिंदा बच जाने वाले अब अपने अजीजों के लिए आओ बका में मसरूफ थे। मेरे मामू जमान खान का घर भी इसी स्लाइडिंग की नजर हो हुआ था। वो अपनी बीवी समेत मलबे तले मट्टी के ढेर में गुम हो गए थे। मगर खुशकिस्मती से इनका बेटा जरियाब खान, इसकी छोटी बहन मेहर गुल बच गए थे। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी अभी अल्लाह को मंजूर हो, इसके जिंदा बचने के लिए 100 बहाने बन जाते हैं। इस वाक़ये से एक दिन पहले ही ज़रियाब खान और इसकी बहन मेहर गुल किसी दूसरे गाँव शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए गए थे। इसीलिए वो इस हादसे से का शिकार होने से महफूज रहे। जब ये दोनों बहन भाई लौटे तो ना इनका घर बाकी बचा और ना ही वालिदैन। सभी कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका था। मेहर गुल ने ये सब देखा तो जैसे बेजान हो गई। इसे पानी वगैरह पिलाया तो कुछ होश आया। पहले तो वो दोनों इधर ही बैठे रोते रहे। फिर दोनों परेशान हाल हमारे घर आए। मेरी वालदा भी इनके गले लगकर बहन करने लगी। वालिद साहब ने इन्हें चुप करवाया कि बच्चों को हौसला दो। इनके सामने तुम खुद यूं परेशान हो गई हो तो इनका क्या बनेगा। मेरे वालिदैन ने इनको तसल्ली दी और अश्क की। अब बाकी मांदा मकीनों को नकल मकानी करना थी कि इसी पहाड़ से किसी भी वक्त दोबारा पत्थरों की बरसात हो सकती थी। पहाड़ी इलाकों में ऐसा अक्सर होता रहता था। इसलिए हम जहाँ के बाशिंदे हर वक्त नकल मकानी को जहनी तौर पर तैयार रहते थे। मेरे वालिद साहब ने अपने एक दोस्त फैज साहब से बात की जो पिंडी में रहते थे। उन्होंने कहा कि खान तुम इधर मेरे पास पिंडी आ जाओ। नौकरी वगैरह या काम की भी फिक्र ना करो, क्योंकि मुझे अपने स्टोर पर एक काबिल एतमाद और मेहनती शख्स की जरूरत है। तुम्हारे बच्चों के रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और रोजी रोटी का वसीला भी बन जाएगा। बस हमें भी और क्या चाहिए था, क्योंकि हमारे गांव खूबसूरत गांव पर तो मौत का राज था। इसकी खूबसूरती को वहशत ने ढांप लिया था। मेरी अम्मी ने भी अबू को यही मशवरा दिया कि हम रावलपिंडी चलकर रहते हैं। रोजगार और जान का तहफ्फुज मिलेगा और रहाइश का बंदोबस्त भी फैज साहब ने करना है। रावलपिंडी बड़ा शहर है। हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के अच्छे मौका भी मिल जाएंगे। मेरे मामूजाद जरियाब खान की मुलाजमत अपने गांव में ही थी, जबकि मेहर गुल सिर्फ 14 साल की थी। वो अकेली तो ना रह सकती थी। मेरे वालिदैन ने चाहा कि वो दोनों ही हमारे साथ रहें, मगर जरियाब खान ने माजरत के साथ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि मुझे अपने गांव में बड़ी मुश्किल से एक अच्छी और सरकारी नौकरी मिली है। मैं पिंडी जाकर रोजगार के लिए परेशान हो जाऊंगा। मुझे अपने गांव में ही रहना है। मेहर गुल भी अपने भाई के बगैर हमारे साथ पिंडी जाने पर राजी ना हुई। इसका कहना था कि मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा भाई रहेगा। मेरे वालिदैन इन दोनों को इनकी हाल पर छोड़कर अपना घर इनके हवाले करके पिंडी आ गए, क्योंकि इनका घर तो मलिया मेट हो चुका था। वालिदैन के अचानक दर्दनाक सानहे से मौत हो जाने के बायस मेहर गुल की हालत कितने ही दिन काबिल रहम रही थी। हफ्तों बाद कहीं जाकर वो बातचीत करने के काबिल हुई थी, फिर भी वो बुझी बुझी सी ही रहती थी। गांव वापस जाकर तो इसकी हालत और भी खराब रहने लगी थी। तब वहां के रहायशी लोगों ने जरियाब खान को समझाया कि इस जगह रहकर
तुम्हारी बहन कभी खुद को सही तौर पर संभाल नहीं पाएगी। शायद जहाँ वो हर वक्त माँ बाप को ही याद करती रहती, इसलिए बेहतर है कि इसको लेकर किसी और जगह जा बसो, जहाँ तुझे पत्थरों तले दबे हुए अपने माँ बाप की रूहों को ही पुकारती रहेगी। ये मंजर अब इसकी आंखों से ओझल हो जाना चाहिए। ज़रियाब खान ने भी बहन की हर वक्त तक की गमज़दा सूरत देखकर सोचा कि ये बात दुरुस्त है। इसने अपने चेयरमैन से बात की और अपना तबादला करवा लिया। यूं वो लोग अपने बर्बाद गांव को खैराबाद कहकर अगले गांव चले गए। मगर जहां भी मेहरगुल की तन्हाई इसके साथ थी, अपने इलाके में फिर चंद घराने ऐसे थे जिनसे रिश्तेदारी थी। वो औरतें रोजाना इसके पास आकर बैठ जाती थी, बातें करती थी और इसका दिल बहलाने की कोशिश करती थी। जहाँ ऐसा कोई घराना मौजूद ना था, ज़रियाब ड्यूटी पर चला जाता, तो वो और भी अकेलापन महसूस करती। पीछे से हर वक्त रोती रहती। वो तो जैसे पागल होने लगी थी। ज़रियाब खान बहन की ये हालत देखकर और भी परेशान हो जाता, मगर अब बार-बार तबादला करवाना भी मुश्किल था। जिस औरत से उन्होंने मकान किराए पर लिया था, इसका घर भी साथ ही था। इस औरत का नाम अमीर खातून था। एक रोज वो इनके घर आई और इनसे पूछने लगी कि जहाँ आपको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं। तब ज़रियाब खान ने इस औरत से बात की और अपनी मुश्किल का तज़किरा करके मदद की दरख्वास्त की। अमीर खातून ने अहवाल सुना तो इसको भी काफी दुख हुआ। इसने रोती मेहरगुल को गले लगाकर कहा, परेशान मत हुआ कर बेटी। आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी ही समझूंगी। बल्कि तुम तो मेरी बेटी ही हो। अब से तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरे पास रहोगी। मेरी भी एक बेटी है जो कि शादीशुदा है और शादी के बाद मेरे पास बहुत कम ही आती है, क्योंकि वो दूर एक गांव में ब्याही गई है। ससुराल वाले भी इसे कम ही आने देते हैं। बेटा तो कोई है नहीं और शोहर वफात पा चुका है। मैं भी तुम लोगों की तरह घर में अकेली ही होती हूँ। इस तन्हाई से मैं भी परेशान रहती हूँ। आज से मैं तेरा सहारा बनूंगी और तू बेटी बनकर मेरा सहारा बनेगी। ज़रियाब खान के लिए इस मेहरबान औरत का दिलासा नई जिंदगी की उम्मीद बन गया था। अमीर खातून की बातों से इसको बहुत सहारा मिला था। वो औरत खाना भी खुद ही बना जाती, इसलिए अब खाना बनाने की झंझट से भी इन दोनों बहन भाइयों को निजात मिल गई थी। अब ज़रियाब खान बहन की फिक्र से कदरे आजाद हुआ था। जब इसे किसी काम से शहर जाना होता तो मेहरगुल को आमिर खातून के हवाले कर जाता। वो इसके लिए एक प्यार करने वाली शफीक हस्ती साबित हुई थी, जो इसकी बहन का इस कदर ख्याल रखती थी। मेहरगुल भी अब कुछ हशाश बशाश सी रहने लगी थी। भला आमिर खातून इसके रस्ते जख्मों का मरहम बन गई थी। एक नेक खातून ने भी ज़रियाब खान के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाई थी, मगर मेहरगुल का बेहद ख्याल रखा और इसे हर तरह से खुश रखने और सुख और आराम पहुंचाने की कोशिश करती थी। इस औरत की तन्हाई भरी जिंदगी में भी वो नौखेज लड़की बहार के ताजा झोंके की मान थी। इसे भी जैसे एक बेटी मिल गई थी। ज़रियाब अपनी बहन का खर्चा बाकायदगी से खाला अमीर को दे दिया करता था, ताकि वो मेहरगुल को अपने घर रखने पर बोझ न समझे। क्योंकि खाला अमीर खातून ज़रियाब के पड़ोस में ही रहती थी, लिहाजा ड्यूटी से वापस आकर वो बहन को इनके घर से बुला लिया करता था। रात को भी खाला अमीर मेहरगुल के पास सो जाती थी। ये एक बहुत बड़ा मसला था जो कि ज़रियाब के लिए अल्लाह ताला ने के करम से हल हो गया था। इन्हीं दिनों ऑफिस के काम से बार बार ज़रियाब खान का शहर आना जाना लगे रहने लगा। वो अब मुकम्मल तौर पर खाला आमिर खातून पर तकिया कर चुका था, लिहाजा बेफिक्र होकर अपने काम से शहर वगैरह चला जाता। अब अगर इसे कुछ दिन शहर रहना भी पड़ जाता तो इसे मेहरगुल के बारे में कोई परेशानी न होती, क्योंकि वो अब काफी खुश खुश रहने लगी थी। इसके सामने खाला की बेहद तारीफें करती और खाला ने भी तो इसकी देखभाल और खबरगिरी में कोई कसर ना उठा रखी थी। साल बाद ज़रियाब खान की दफ्तर में ऐसी ड्यूटी लगी कि इसे 15 दिन शहर वाले ऑफिस और 15 दिन गांव वाले में रहना पड़ता था। इन्हीं दिनों पता चला कि अमीर खातून का भांजा शहर से इसके पास आया है, जिसका नाम जलाल था। क्योंकि मेहरगुल का मामूल था कि वो ज्यादा वक्त खाला के घर ही रहती थी, रात को भी इनके पास ही सो जाती थी। मगर अब जलाल के आ जाने से मेहरगुल कुछ घबराहट महसूस करती थी। मेहरगुल अब 15 बरस की हो चुकी थी और वो शख्स उम्र में इससे 12-13 बरस बड़ा था। मेहरगुल ने खूब कद काठ और रंग रूप निकाला था। वो बिल्कुल मासूम सी नोखेज कली की जैसी थी और शख्स इसे अजीब नजरों से देखने लगा था।
मेहर गुल अब अजीब मसले में पड़ गई थी। अब इसको जलाल की खाला के घर में रहने से परेशानी महसूस होती और इस इंसान की नजरों को खूब पहचान चुकी थी। जब वो टिकटिकी बांध के इसे देखता तो इसे सख्त खौफत होती थी। तंग आकर वो अपने घर आ जाती, लेकिन जहां भी खाली घर में इसका जी न लगता। जरिहाब खान तो घर ना होता था। आखिर जहां तनहा रहकर वो क्या करती। शाम पड़ते ही इसे घर से खौफ सा महसूस होने लगता। इसे अपने घर का मलबा और माँ बाप पूरी तरह याद आने लगते, जो इसके दिल पर ऐसा खौफ पैदा करते जैसे वो घर में नहीं, किसी भूत प्रीत के मस्कन में रह रही हो। खाला अमीर के पास आस पड़ोस से औरतें बैठने को आ जाती थी, जो इनके घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। इन औरतों की बातों से इसका जी बहल जाता था। जलाल को आए 5 रोज गुजर चुके थे जब मेहरगुल ज्यादा वक्त अपने घर में ही रहने लगी। तो खाला ने भी महसूस किया कि वो परेशान रहने लगी है। मेहरगुल कभी कभार खाला के घर चली जाती, मगर जैसे ही जलाल घर आ जाता वो अपने घर चली जाती। यूं इसके बार बार दरवाजे से बाहर निकलने की वजह से भी अमीर खतून परेशान थी। लिहाजा इसने अपने और जरियाब खान के घर के बीच बनी दीवार में एक खिड़की लगवा दी, ताकि बच्ची को अपने घर जाने के लिए दरवाजे से बाहर गली में ना निकलना पड़े, और जो वो भी जब चाहे खिड़की से इसका हाल अहवाल जान सके। इस तरह खाला को भी कुछ सुकून हो गया और मेहरगुल को भी आसानी महसूस हुई। मगर ये आसानी बाद में इसके लिए अजाब बल्कि तबाही का असबाब भी बन गई। अब जलाल की बेकरार निगाहें खिड़की के इस पार भी इसके चेहरे का तवाफ करने लगी। तो इस मासूम लड़की को इन बेचैन निगाहों ने मजीद परेशान करना शुरू कर दिया। जब खाला कभी इसे अपने घर बुलाती तो वो चली जाती। जब जलाल इनके घर पर होता तो वो जैसे इधर उधर छुपने की कोशिश करती, हालांकि बातों का सही से जवाब न दे पाती। तब वो शख्स इसके इस रवैये पर और भी ज्यादा महफूज होता। अब वो बहाने बहाने से इससे बात करने की कोशिश करता, तो वो कमसन सहम जाती। जलाल जानता था कि वो घर अकेली होती है। रफ्ता रफ्ता इसने चुपके चुपके इस डरी सहमी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। वो इसके पास से गुजरता, कोई ऐसी बात कह जाता कि वो खौफजदा हो जाती। मेहरगुल ने शुरू में तो खाला को इसकी शिकायत ना की कि वो इनका भांजा भी था। या फिर वो भांजे को लानत मलामत करेगी तो गुस्से में ये इंसान, पागल इंसान, न जाने क्या कर बैठे। वो शख्स इस मासूम लड़की पर अपना रोब और दबदबा उठा चुका था। वो इसे खौफजदा करने की कोशिश करता। मेहरगुल को खाला का आसरा था। वो इस आसरे हार को किसी सूरत न खोना चाहती थी। जलाल इसे धमकी देता कि खबरदार जो खाला से कुछ कहा, वरना मैं तेरी झूठी शिकायतें इनको लगा दूंगा, और मुझे तो कुछ नहीं कहेंगी मगर तुम्हारी खैर नहीं होगी। इसके एक हफ्ते बाद जब जरियाब खान घर आया तो इसने महसूस किया इसकी बहन फिर से गुमसुम सी रहने लगी है। इसने बहुत पूछा मगर मेहरगुल ने भाई को कुछ न बताया कि वो किस वजह से परेशान है। इस बात का इल्म जलाल को भी था कि मेहरगुल अकेली अपने घर नहीं रह सकती और इसका आसरा सिर्फ खाला ही है। इसे ये भी इल्म था कि इसका भाई चंद दिन रहकर शहर जाता है। बस अब वो जरियाब के जाने का इंतजार करने लगा। जब वो वापस चला गया तो इसने पहले की मांद ही मेहरगुल को फिर से तंग करना शुरू कर दिया। जब जलाल ने मेहरगुल को बहुत खौफसदा किया तो वो अब डर के मारे अपने घर ही रहने लगी, और इसकी खाला अमीर के घर जाना बिल्कुल ही तर्क कर दिया। वो अपनी तरफ से खिड़की को भी हर तरफ कुंडी लगाई रखती, ताकि जलाल की निगाहें इसका ताक़ब न कर पाए। जब जलाल ने देखा कि वो खाला के घर पे न आ रही और खिड़की भी मुसलसल बंद थी, तो कोई हल न पाकर आखिर एक दिन इसने खिड़की की कुंडी निकाल दी। अब इस खिड़की को मेहरगुल अंदर से बंद न कर सकती थी। मेहरगुल जानती थी कि ये काम किसका है और इसने ऐसा क्यों किया है। अब की बार इसे बेहद गुस्सा आया कि अब तो इसकी सब्र की हद हो चुकी थी। तभी इसने कोई हल ना पाकर खाला के घर जाकर इनसे जलाल की शिकायत कर दी। खाला ने भांजे को काफी डांटा कि तुझे इस बेसहारा मासूम लड़की से आखिर क्या दुश्मनी है। गर्ज उन्होंने इसकी काफी बेइज्जती की। अब तो जैसे वो इश्तिहाल में आ गया था, जैसे इसने अब मेहरगुल को जिद बना लिया और हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया। यहाँ तक कि अगर खाला दोपहर को कभी दवाई खाकर सो जाती तो वो खिड़की के रास्ते मेहरगुल के घर आ जाता, इसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करने की कोशिश करता। यूं वो इसे इसके घर में भी सुकून से न रहने दे रहा था। इससे कहता कि क्यों तुमने मेरी शिकायत खाला से की है, तो देख लेना अब मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब की बार मेहरगुल ने भी गुस्से से इसे धमकी दी कि पहले तो मैंने तुम्हारी शिकायत खाला से की थी ना,
अब मैं खाला से नहीं बल्कि तुम्हारी शिकायत अपने भाई से करूंगी। आ लेने दो इसको, इस बार मेरे भाई जरियाब खान को। अब अगर दोबारा तुम खिड़की से मेरे घर में आए तो अपना अंजाम सोच लेना। इस बात पर वो और भी ज्यादा तैश में आ गया। कहने लगा, तुम शिकायत करके तो देखो, मैं तुम्हें सारे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। तू है क्या चीज मेरे आगे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहरगुल बेचारी एक मासूम कमजोर सी लड़की थी, लिहाजा जलाल की धमकी से डर गई। वो बेचारी तो इस अजनबी जगह बस खाला के सहारे ही रह रही थी। मेहरगुल को खौफजदा देखकर जलाल की हिम्मत मजीद बढ़ गई, और फिर एक दिन मौका पाकर इसने मेहरगुल के साथ वो कुछ कर दिया जो बहुत दिनों से वो अपने शैतानी दिमाग में सोच रहा था। इसने खिड़की से इसके घर जाकर इस बेबस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया। अब रोज ही वो इसे धमकाने लगा कि मैं सबको बता दूंगा। जो 15 दिन तक जलाल इस कमसन लड़की को डराकर इसकी बेबसी से फायदा उठाता रहा। 15 दिन बाद जब इसका भाई जरियाब खान वापस आया तो इस वक्त तक मेहरगुल की दुनिया लुट चुकी थी और इसकी शादाबी बर्बादी के जहर में घुल मिल गई थी। जरियाब खान के आते ही जलाल ने अपना बैग उठाया और खाला के घर से चला गया। किसी को इल्म न हो सका कि मेहरगुल की कमसनी कितना बड़ा सितम सह चुकी है। मगर जरियाब खान ने ये जरूर महसूस किया कि इसकी बहन रोज बरोज मुरझाती जा रही है। अब काफी दिनों तक मेहरगुल की ऐसी ही हालत रही तो बलाखिर जरियाब खान ने अपने अफीसर से इस्तदा की कि इसकी ड्यूटी इसके मकामी गांव में ही रहने दे, क्योंकि वो अपनी बहन को गैरों के सहारे नहीं छोड़ सकता। अपने गांव में इनके रिश्तेदार तो थे, यहाँ तो सब गैर थे। इसकी इस्तदा की कि यहाँ इसकी गैर हाजिरी से पीछे तनहा इसकी बहन को नुकसान भी पहुंच सकता है, लिहाजा वो अब शहर नहीं जाएगा। मगर वो नहीं जानता था कि इसकी मासूम बहन को नुकसान तो पहुंच चुका था और नुकसान पहुंचाने वाला जा भी चुका था। मेहरगुल की सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। इसने कई बार बहन से पूछा भी कि अगर कोई बात है तो मुझसे छुपी है हुई है तो मुझे बता दो। तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मगर वो कुछ भी ना बता सके। आखिर हाला ने भी महसूस कर लिया कि मेहरगुल की सेहत के साथ कुछ ना कुछ मसला जरूर है। तब वो इसे डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचने लगी। इससे अगले ही रोज अचानक मेहरगुल को चक्कर सा आया तो वो चरपाई पर बैठ गई। जरियाब खान भी इसके पास ही था। इसने फौरन खाला अमीर को पैगाम भिजवाया कि खाला, मैं मेहरगुल को क्लिनिक लेकर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि लेडीज साइड पर तो आप ही इसके साथ जा सकती हैं। खाला को मेहरगुल की हालत से मजीद शक हुआ। वो कहने लगी, बेटे मेहरगुल चल फिर सकती है, मैं अपनी पड़ोसन को साथ लेकर इसे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। तुम कहाँ बाहर खड़े होकर इतनी देर इंतजार करते रहोगे, क्लिनिक तो पास ही है। जरियाब खान ने खाला का शुक्र अदा किया और इसको लेकर डॉक्टर के पास गई। मगर वहां डॉक्टर ने तो ऐसा इंकशाफ किया कि खाला के पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि मेहरगुल उम्मीद से है। अब ये बात ऐसी ही थी कि जिसको वो जरियाब पर भी आश्कार नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने तो भरोसा करके अपनी 15 साला मासूम बहन को इनके सुपुर्द किया था। अब खाला ने मेहरगुल से बाज पर्स की तो इसने सब कुछ सच सच बता दिया। अब वो जरियाब खान को क्या मुंह दिखाती कि कैसी हिफाजत की है इसने बच्ची की, और जिसने लंका ढहाई थी बेदी भी वो घर का ही था। इसने मेहरगुल को समझाया कि अब जो भी हवाल है इसको बस अपने तक रखना, किसी से इस बात का तज़किरा ना करना, और जरियाब को तो बिल्कुल भी पता ना चले, क्योंकि वो उल्टा तुम्हें मार डालेगा। मेहरगुल अब मजीद खौफजदा होगी। खाला इसे कहने लगी कि मैं तुम्हें कुछ दवा दूंगी, तुम देखना तुम जल्द ठीक हो जाओगी। खाला ने न जाने कैसी दवा इसको देना शुरू कर दी कि 2-4 दिनों में ही वो नढाल होकर बिस्तर से जा लगी, और 5वें रोज इसने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। ये 5 दिन इसने खाला के घर पर ही गुजारे थे। अमीर खातून के घर ही इसका इंतकाल हो गया। जरियाब खान बेचारा असल हवाल से बेखबर बस हाथ मलता रह गया। खाला ने इस पर किसी बात को जाहिर ना किया और ना ये बताया कि इसके दवा दारू करने की वजह से मेहरगुल का इंतकाल हुआ है। और बताती भी कैसे, क्योंकि ऐसे तो वो और इसका भांजा दोनों ही फंस जाते। हम लोगों को जब मेहरगुल की वफात का खबर मिली तो जैसे यकीन ही ना होता था। हम सब भी इसकी फौतगी पर गए। अमीर खातून अपने ही हाथों से मेहरगुल को नहला धुलाकर कफन पहनाया और एक औरत के सिवा किसी को करीब ना आने दिया।
पास पड़ोस में ये बात फैला दी कि मेयर गुल को ठंडे लगने से बुखार चढ़ा और 5 रोज में ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जरियाब खान को बहन की मौत का बेहद सदमा था, मगर वो क्या कर सकता था? बगैर किसी वजह और सबूत के इंसान किसी को महज शक की बना पर फांसी तो नहीं लटका सकता। बस इसने सब्र कर लिया। कुछ अरसे तक बहन के गम में डूबे रहने के बाद बलाखिर इसकी जिंदगी मामूल पर आ गई। अब दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया कि तुम शादी कर लो ताकि घर बस जाए। ऐसे कब तक तनहा जिंदगी गुजारोगे? अपना घर बार बाल बच्चे होंगे तो सुकून मिल जाएगा। वो पिंडी आया तो मेरी अम्मी भी इसके पीछे पड़ गई कि जरियाब अब शादी कर लो। कहने लगा, फूफू मेरा तो कोई है नहीं जो लड़की ढूंढे, आप भी कोई लड़की ढूंढे। मेरी अम्मी ने मेरे बारे में इससे पूछा कि अगर मैं कमल का रिश्ता तुम्हें दूं तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने पर राजी हो? इसने यही कहा, फूफो आप जहाँ चाहे कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। यूं जरियाब खान की शादी मुझसे हो गई। यूं मैं इसकी शरीकी हयात बन कर आ गई और हम इनके आबाई गांव हंसी खुशी रहने लगे। हमारी शादी को 1 साल हुआ था कि एक दिन एक औरत मेरे पास आई और इसने बातों बातों में कहा कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी नंद मेहरगुल के साथ क्या जुल्म हुआ था? मैंने हैरानगी से कहा, नहीं खाला जी, मुझे इल्म नहीं है। बस इतना मालूम है कि इसको बुखार हुआ था, ठंड से सरेआम साम हो गया था और वो वफात पा गई। बताती चलूं कि वो औरत खाला अमीर खातून की पड़ोसन थी। वो कहने लगी, बेटी ये बात नहीं थी, बात दूसरी थी। आमिर खातून ने अकेले मेहरगुल को नहीं नहलाया, बल्कि मेरी मदद से नहलाया था और इसको कफन में भी हम दोनों ने ही पहनाया था। मैं जानती हूँ कि इस मासूम के साथ क्या हुआ था। इसका असल मुजरम कौन है? मैंने हैरत से इन्हें देखते हुए पूछा, कौन है? खाला मुझे बताओ। वो औरत कहने लगी, अगर तुम किसी से जिक्र ना करो तो मैं बता देती हूँ। मैंने तजस्सुस और हैरत से कहा, जी बताएं। वो कहने लगी, इसका असल मुजरम अमीर खातून का भांजा जलाल है, जो इसके घर रहने आया था। खुद अमीर खातून को भी पता न चला कि मुझे सितम होता रहा, मगर जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब जरियाब खान के डर से अमीर खातून ने बच्ची का सही जगह इलाज कराने की बजाय इसको अपने तौर पर कोई ऐसी दवा खिला दी जिससे सेहतयाब बच्ची होने की बजाय इस मासूम यतीम बच्ची की जान चली गई। और देखो कि जरियाब अभी तक इस हकीकत से बेखबर है, जबकि वो बदमाश जलाल वैसे ही दंदनाता फिरता है। तुम ये बात भूल कर भी अपने शोहर को मत बताना, वरना वो जलाल की जान ले लेगा। पड़ोसन की बातों से मैं खौफजदा हो गई। मुझे खबर ना हुई कि कब जरियाब घर में आए और उन्होंने इस औरत के मुंह से आखिरी चंद फिक्रे सुन लिए। वो औरत जरियाब को देखते ही मुझे खुदा हाफिज कहकर चली गई, मगर मेरे शोहर के चेहरे की रंगत जैसे सुर्ख हो गई। मैं समझ गई कि इनके कानों में कुछ न कुछ भनक जरूर पड़ गई है। ताहम उन्होंने मुझसे कोई सवाल ना किया। मैंने इसी में आफियत जानी, समझ ना सकी कि इनके खामोशी में आफियत नहीं बल्कि एक क़यामत छुपी थी। बस वो चुपके चुपके जलाल की खोज में रहने लगे थे। कई बार इस गांव में भी गए जहां अमीर खातून रहती थी, मगर इनको जलाल ना मिला। और अमीर खातून को उन्होंने किसी मसलहत की वजह से ना खरीदा। चाहते थे कि इसको ये पता ना चले कि वो जलाल की खोज में है। ये भी ना चाहते थे कि इनकी बदनामी को वो औरत हवा देने का सबब बन जाए। लिहाजा दिल की बात को दिल में ही दफन रखा। इस वाक़ये को 5 साल बीत गए। हम 3 बच्चों के वालिदैन बन चुके थे। हमारी अपनी दुनिया आबाद हो चुकी थी और मैंने समझ लिया कि जरियाब खान ने इस सुनी सुनाई बात को भुला दिया है। भला सुनी सुनाई बात के पीछे, वो भी जो किसी औरत ने कही हो, कोई दाना मर्द किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन बदकिस्मती से एक दिन इनका टकराव एक ऐसे शख्स से हो गया जिसने इनके अंदर सोए हुए जख्म फिर से चीर डाला। वो ऑफिस से घर आ रहे थे। उन्होंने अपने घर के पास 2 आदमियों को आपस में बातें करते सुना। एक शख्स हमारे पड़ोसी से कह रहा था कि हाँ, ये इसी जरियाब खान का घर है जिसके वालिदैन मकान के मलबे तले आकर फौत हो गए। और एक शख्स कहने लगा, अच्छा वो जरियाब जिसकी बहन इस बदबख्त जलाल की वजह से मौत से हमकनार हुई। हाँ, मुझे ये बात मेरी बहन ने बताई थी। इसी ने इस बेचारी लड़की की मैयत को अमीर खातून के हमरा गुस्ल दिया था। खुदा गारत करे इस औरत अमीर खातून को। इसने अब फिर से इस बेगैरत भांजे को घर में रखा हुआ है। मेरा बस चले तो इस नामराद इंसान को गोली मार दो। जिस दरियाब खान का हौसला है जो इतनी बड़ी बात को भुला दिया है।
ये फिक्रें सुनकर ज़रियाब खान के कान सुर्ख हो गए। वो घर आए और मुझसे कहा कि मैं एक रोज़ के लिए अमीर खातून की गाँव जा रहा हूँ। मुझे अपने पुराने ऑफिसर से कोई काम है जो इसी गाँव में रहता है। ज़रियाब खान की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। खुदा खैर करे। दवा करने लगी कि खैरियत हो। न जाने किस वजह से ये मना उस जगह जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आप जल्द आ जाइएगा। ज़रियाब आप आखिर क्यों जा रहे हैं? जब तक आप आ न जाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। शायद वो भी सोच रहे थे कि न जाने मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। वो कहने लगे हाँ मैं जल्द आ जाऊंगा। बस थोड़ा सा काम है, तुम फिक्र मत करो और बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर वो बाहर निकले और फिर कभी लौट कर ना आए। वो जब इस गाँव गए और अमीर खातून के दर पर दस्तक दी तो इत्तेफाक से जलाल ने ही दरवाजा खोला था। वो फलदार खंजर अपने साथ लेकर गए थे। बस उन्होंने आनन फानन इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ्तारी दे दी कि मैंने इस बदबख्त जलाल को कत्ल कर दिया है और फिर अंजाम कार कानून से न बच सके। इनको जेल हो गई और फिर उम्र कैद। मगर उम्र कैद पूरी करने से कबल ही 5 साल बाद ही वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गए और मुझे और मेरे बच्चों को ऐसा दायमी दुख मिटेंगे कि जब तक हम जिएंगे इस दुख को सहते रहेंगे। मैं तो समझी थी कि वो बहन का गम भुला चुके हैं, अपने बाल बच्चों के साथ खुशो खुरम हो गए हैं। मगर बुरा हो इन बिना सोचे समझे बातें करने वालों का, जो ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं और कौन सुन रहा है। और इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज बाज़ औक़ात किसी की जान भी ले सकते हैं। जब मेरे ज़रियाब की मैयत घर आई तो भी इन आकबना अंदेशों की ज़बानें चुप ना रह सकीं। वो मेरे बच्चों के सामने भी चहमगोइयाँ कर रहे थे। कोई मेहरगिल के किस्से को दोहरा रहा था तो कोई जलाल के कत्ल करने के किस्से को दोहरा रहा था। तदफीन के बाद एक रोज़ जब बातों बातों में मेरे भाई ने मुझे ये बातें बताई तो मैंने अपने कानों पर हाथ रखकर तो ये तितलियां थी जलती हुई, इन बदबख्तों की जुबानों से लगाई हुई। इन तीलियों ने मेरे सरताज के अंदर के सोए हुए इंतकाम को आग दिखाकर इन्हें कातिल बना दिया था। इसी वजह से उन्होंने इस लम्हे ना अपने बच्चों का ख्याल किया कि ये यतीम हो जाएंगे, ना ही मेरा कि बेवा होकर कैसे जिंदगी गुजारूंगी। गोया बहुत दिनों पहले जो आग सर्द हो चुकी थी, इन्हीं नादान इंसानों ने अपने तानों से इसको दोबारा भड़का दिया था। ये जज्बाती लोग ये कब सोचते हैं कि इनकी की गई बातों का इंजाम बाद में इनके प्यारों को सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आज भी जब मेरे बच्चे रोते हुए घर आकर मुझसे ये कहते हैं कि फलां बच्चे ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारा बाप कातिल था, तो मेरा दिल कलेजे को आने लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मेरे शोहर किस कदर नरम दिल इंसान थे। वो तो किसी गैर की तकलीफ से भी इस कदर परेशान हो जाते थे। उन्होंने सारी जिंदगी ही सदमात में गुजारी थी। पहले वालिदैन को खोया और फिर बहन को। वो बुरे इंसान बिल्कुल नहीं थे, मगर हालात ने इनको कातिल बना दिया था। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।